बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम अरशद अजीज, योर फिजिक्स टीचर। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं कुछ ऐसे टॉपिक्स को जो एनएमडी कैट में नए शामिल किए गए हैं। तो लेट्स स्टार्ट। जी स्टूडेंट्स, सबसे पहला पॉइंट जो हम डिस्कस करेंगे दैट इज इंटरफेरेंस। देखिए, आपको पता है इंटरफेरेंस सुपरपोजिशन का एक रिजल्ट है। इंटरफेरेंस के लिए कुछ कंडीशंस होती हैं। सबसे पहली कंडीशन है कि जो दो वेव्स हैं वो एक ही डायरेक्शन में मूव करनी चाहिए, बोथ आर मूविंग अलोंग द सेम डायरेक्शन। सेकंड कंडीशन है हैविंग द सेम फ्रीक्वेंसी। दोनों वेव्स की फ्रीक्वेंसी सेम होने का मतलब है कि f1 मतलब फ्रीक्वेंसी ऑफ द फर्स्ट वेव शुड बी इक्वल टू द फ्रीक्वेंसी ऑफ द सेकंड वेव। दिस मींस दैट इनकी वेवलेंथ भी आपस में क्या निकलेंगी, इक्वल ही निकलेंगी। इंटरफेरेंस की दो कंडीशंस होती हैं। सबसे पहली कंडीशन है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और सेकंड कंडीशन है डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कब होगी? जब क्रस्ट ऑफ द वन वेव फॉल ऑफ द क्रस्ट ऑफ द सेकंड वेव, या इस तरह से कह लें कि ट्रफ ऑफ द वन वेव फॉल ऑन द ट्रफ ऑफ द सेकंड वेव। तो उस वक्त जो इंटरफेरेंस अकर कर रही होगी उसे हम कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बोलेंगे। अब देखिएगा, क्रस्ट पर फॉल कर रही है, ट्रफ पर फॉल कर रही है, तो जो इसकी रिजल्टेंट वेव बनेगी उसका एम्पलीट्यूड क्या होगा, इन दोनों के एम्पलीट्यूड को ऐड करके लिया जाएगा। अगर ये आइडेंटिकल होती, मतलब दोनों के एम्पलीट्यूड सेम होते, तो उसका मतलब ये होता कि यहां पर जो हमारे पास रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड होता वो क्या हो जाना था, वो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड पहले से डबल हो जाना था। अब देखिएगा, हमारे पास इसकी दूसरी टाइप जो है वो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कब होगी? जब क्रस्ट ऑफ द वन वेव जो है वो ट्रफ ऑफ द अदर वेव पर फॉल कर जाए। सिमिलरली आप इस तरह से भी कह सकते थे कि क्रस्ट ऑफ द सेकंड वेव जो है वो ट्रफ ऑफ द फर्स्ट वेव पर फॉल कर जाए। अब रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड कैसे लिया जाएगा? जो रिजल्टेंट वेव बनेगी उसका एम्पलीट्यूड निकलेगा इन दोनों वेव्स के एम्पलीट्यूड का डिफरेंस लेकर। दैट्स व्हाई अगर ये दोनों एम्पलीट्यूड आपस में बराबर होते तो रिजल्टेंट वेव का एम्पलीट्यूड क्या हो जाता, वो जीरो हो जाता। एक क्वेश्चन देखते हैं। हमारे पास दो आइडेंटिकल वेव्स हैं ऑफ एम्पलीट्यूड 2 सेंटीमीटर ईच। दोनों वेव्स का एम्पलीट्यूड क्या है, 2 सेंटीमीटर, मूविंग अलोंग द सेम डायरेक्शन, reaches at a point simultaneously. Now at that point they interfere in such a way that only one of them appear as a resultant. मतलब क्लियर हो गया जी कि जो अगर एक वेव का एम्पलीट्यूड 2 सेंटीमीटर है, सेकंड वेव का एम्पलीट्यूड भी 2 सेंटीमीटर है और वो साइमल्टेनियसली सुपरपोज करती हैं सेम डायरेक्शन में जाते हुए, इस तरह से कि जो रिजल्टेंट बन रहा है उसका एम्पलीट्यूड भी 2 सेंटीमीटर ही निकले, तो उस सूरत में हमने बताना है कि इन दोनों वेव्स के दरमियान फेज डिफरेंस क्या होगा। देखिए, वेव्स को जो हम ऐड करते हैं ना, वो वेक्टर एडिशन के तौर पर ही करते हैं। वेक्टर एडिशन में आपने पढ़ा हुआ है, अगर रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड किसी भी वेक्टर के बराबर हो जाए, ऐसे दो वेक्टर्स जिन्हें आपने ऐड किया था और वो दोनों वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड भी क्या था, सेम था, तो उन दोनों वेक्टर्स के दरमियान कितना एंगल बनेगा, 120 डिग्री। दिस मींस दैट ये कंडीशन सिर्फ उसी वक्त जस्टिफाइड होगी जब इन दोनों वेव्स के दरमियान फेज डिफरेंस कितना निकलेगा, दैट इज 120 डिग्री। अब देखिएगा, हमारे पास कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए पाथ डिफरेंस और फेज डिफरेंस की वैल्यूज याद कर लेते हैं। इसमें से एमसीक्यूज पूछे भी जा सकते हैं और आए भी हुए डिफरेंट फॉर्मेशन ऑफ द एंटी टेस्ट पेपर्स में। देखिए, पाथ डिफरेंस कब होगा? 0, लैम्डा, 2 लैम्डा, 3 लैम्डा एंड सो ऑन। अगर दो वेव्स के दरमियान पाथ डिफरेंस 0, लैम्डा, 2 लैम्डा, 3 लैम्डा, या फिर आप इस तरह से कह लें कि द पाथ डिफरेंस शुड बी इक्वल टू द n लैम्डा वेयर n इज एनी इंटीजर, तो उस वक्त हमारे पास जो इंटरफेरेंस अकर करेगी उसे हम कौन सी इंटरफेरेंस बोलेंगे, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो फेज डिफरेंस क्या होना चाहिए? द फेज डिफरेंस इज द 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई, 8 पाई। मतलब हमारे पास यहां पर पाई का कोई भी मल्टीपल नहीं निकल रहा। पाई का कौन सा मल्टीपल आ रहा है हमारे पास? पाई का जो मल्टीपल आ रहा है वो है जी इवन मल्टीपल। सिमिलरली डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए ये भी कंडीशंस तय कर लेते हैं। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए हमारे पास पाथ डिफरेंस लैम्डा बाय 2, 3 लैम्डा बाय 2 या 5 लैम्डा बाय 2 एंड सो ऑन,
λ/2 का ऑड इंटीग्रल मल्टीपल होना चाहिए। उस वक्त हमारे पास जो इंटरफेरेंस अकर करेगी वो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगी। इसका फॉर्मूला हमारे पास आ गया, दैट इज 2n + 1 λ/2। आप इसे ऐसे भी लिख सकते थे, n + 1/2 लैम्डा। और अगर हम फेज डिफरेंस के अकॉर्डिंगली इसको डिस्कस करना चाहें तो फेज डिफरेंस क्या होना चाहिए, पाई का ऑड इंटीजर मल्टीपल। नेक्स्ट टॉपिक है बीट्स। ये भी आपको अच्छी तरह से पता है कि बीट्स भी हमारे पास सुपरपोजिशन ही का एक रिजल्ट है। इसकी कंडीशंस क्या हैं, जो दो वेव्स हैं वो सेम डायरेक्शन में तो मूव कर ही रही हैं, ये तो इंटरफेरेंस की कंडीशन भी थी। सेकंड कंडीशन क्या है, हैविंग स्लाइटली डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज, यही इंटरफेरेंसेस का डिफरेंस है। इंटरफेरेंस में दोनों वेव्स की फ्रीक्वेंसी भी सेम थी। हमने यहां पर बोला कि दोनों वेव्स की फ्रीक्वेंसी सेम नहीं होनी चाहिए, मैंने एक लफ्ज बोला स्लाइटली डिफरेंट होना चाहिए। देखें हमारे पास ये जो डिफरेंस है ना फ्रीक्वेंसी का, नॉट मोर देन 10 हर्ट्ज, या तो इक्वल टू 10 हर्ट्ज होना चाहिए या लेस देन 10 हर्ट्ज होना चाहिए। बीट्स है क्या, एक्चुअली पीरियोडिक राइज एंड फॉल है इन द इंटेंसिटी ऑफ द साउंड। जब दो वेव सेम डायरेक्शन में मूव करते हुए साइमल्टेनियसली सुपरपोज कर जाएंगी, इस फिनोमिना का नाम हम क्या बोलते हैं, बीट्स बोलते हैं। बीट फ्रीक्वेंसी किसके बराबर होगी, इन दोनों वेव की फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस। बीट्स टाइम पीरियड किसके बराबर होगा, तो 1/f के फॉर्मूला के अकॉर्डिंगली 1/f1 - f2। देखिए एक सिंपल सा क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। टू ट्यूनिंग फोक्स ऑफ फ्रीक्वेंसीज f1 एंड f2 are sounded together such that beat frequency is found to be 2 hertz। कितनी बीट फ्रीक्वेंसी है जी, 2 हर्ट्ज। अगर f2 की वैल्यूज 156 हर्ट्ज हो तो f1 की वैल्यूज हमने बतानी है कि ये कितनी होगी। देखिए हमारे पास क्या निकला बीट फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला, f1 - f2। दिस मीन्स दैट अब इन दोनों फ्रीक्वेंसीज का डिफरेंस कितना निकलना चाहिए, 2। दिस मीन्स दैट हमारे पास आंसर 158 हर्ट्ज भी हो सकता है। 158 - 156 2 हर्ट्ज ही बने ना, और आंसर 154 हर्ट्ज भी हो सकता है। 156 - 154 वंस अगेन 2 हर्ट्ज बन गए, तो इसका मतलब हुआ हमारे पास कौन सी ऑप्शन ठीक होगी, बोथ ए एंड बी। जी हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है स्पीड ऑफ साउंड इन एयर। देखिए स्पीड ऑफ साउंड किसी भी मीडियम में, मैं गैस की बात नहीं कर रहा, एयर की बात नहीं कर रहा, मैं किसी भी मीडियम की बात कर रहा हूं, 2 पॉइंट्स पर डिपेंड कर रही होती है। नंबर 1 द मॉडुलस ऑफ वेलोसिटी ऑफ अ मीडियम एंड नंबर 2 इज द डेंसिटी ऑफ द मीडियम। दैट्स व्हाई ये फॉर्मूला हम लिखते हैं। अब याद रखिएगा ये फॉर्मूला जो है स्पीड ऑफ साउंड का वो स्पेसिफिकली एयर या गैसेस के लिए नहीं है। ये फॉर्मूला हम सॉलिड के लिए भी यूज करते हैं, यही फॉर्मूला हम लिक्विड्स के लिए भी यूज करते हैं, और यही फॉर्मूला हम गैसेस के लिए भी यूज करते हैं। फॉर गैसेस हमें पता है कि हम सिर्फ किस चीज को डिस्कस कर रहे हैं, बल्क मॉडुलस को। देखो ना हमने पढ़ लिया सेकेंड ईयर के अंदर के मॉडुलस की 3 काइंड्स होती हैं, यंग्स मॉडुलस, बल्क मॉडुलस और शेयर मॉडुलस। देखे ना गैसेस की हम लेंथ तो नहीं ज्यादा कर सकते, तो डेट्स से यंग्स मॉडुलस नहीं आता। गैसेस की हम शक्ल भी तब्दील नहीं कर सकते, शेयर मॉडुलस भी नहीं होता। तो गैसेस में हम सिर्फ किस चीज को डिस्कस कर रहे होते हैं, बल्क मॉडुलस को। अच्छा एक बात और याद रखिएगा, हमारे पास क्लियरली नजर आ रहा है कि स्पीड ऑफ साउंड का जो हमने फैक्टर निकालना है ना किसी भी मीडिया में, उसका डिपेंडेंस फैक्टर बनेगा भी क्या, इलास्टिक मॉडुलस ही। दिस मीन्स दैट ये आपके पास रिलेशन आया। आप सबको पता है कि हमारे पास सबसे बड़ा इलास्टिक मॉडुलस किसका होता है, सॉलिड का। दैट्स सबसे ज्यादा स्पीड साउंड की किस में होगी, सॉलिड में, उससे कम किस में होगी, लिक्विड में, और सबसे कम किस में होगी, गैसेस में, क्योंकि गैसेस का मॉडुलस ऑफ वेलोसिटी एज कंपेयर टू द सॉलिड बहुत कम होता है। अब हम आते हैं एयर की साइड पर। न्यूटन फॉर्मूला फॉर द कैलकुलेशन ऑफ द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर। अच्छा अब न्यूटन जो है ना वो स्पीड ऑफ साउंड का फॉर्मूला कैलकुलेट नहीं कर रहा है एयर में, वो तो कैलकुलेट हो चुका किसी भी मीडिया के लिए। एक्चुअली प्रोपेगेशन पर फोकस है। न्यूटन के अकॉर्डिंगली साउंड प्रोपेगेट्स थ्रू एयर बाय आइसोथर्मल प्रोसेस।
MCQs है, याद रखिएगा। आइसोथर्मल प्रोसेस का मतलब है टेम्परेचर क्या हो जाएगा, कांस्टेंट, और अगर टेम्परेचर कांस्टेंट हो जाए तो यहां पर कौन सा लॉ एप्लीकेबल हो जाएगा, बॉयल्स लॉ। ये छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, ये सारे MCQs ही हैं, इसलिए MCQs के तौर पर इसे याद रखिएगा। दैट्स व्हाई प्रेशर वॉल्यूम का प्रोडक्ट किसके बराबर निकलेगा, वो कांस्टेंट हो जाएगा। जब इसको फर्दर सॉल्व करते हैं तो याद रखने वाला पॉइंट आ गया कि अब हमारे पास इलास्टिसिटी या मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी किसके बराबर आ जाएगी, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के। तो दैट्स व्हाई आइसोथर्मल इलास्टिसिटी किसके बराबर होती है, वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर होती है। तो फॉर्मूला में अगर हम वैल्यूज चेंज कर दें तो ये फॉर्मूला आ गया जी। एट STP अगर हम वैल्यूज रिप्लेस करते हैं तो स्पीड ऑफ साउंड की वैल्यूज निकली 280 मीटर पर सेकंड। आप सबको पता है एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज ये नहीं है, वो तो ऑलरेडी कैलकुलेटेड थी, 332 मीटर पर सेकंड। तो आंसर गलत निकल आया। कितने परसेंट एरर आया, 16% एरर आ रहा है। अगर आपसे कभी क्वेश्चन आ जाए स्पीड ऑफ साउंड की वैल्यूज क्या है, तो ऑब्वियसली 332 मीटर पर सेकंड। अगर क्वेश्चन आ जाए स्पीड ऑफ साउंड अकॉर्डिंग टू द न्यूटन फॉर्मूला क्या है, तो वो 280 मीटर पर सेकंड। अब इसको ठीक किसने किया, लैप्लेस करेक्शन। बेसिकली गलती यहीं पर हुई थी। स्पीड ऑफ साउंड जो है या जो साउंड है वो प्रोपेगेट जब करेगी एयर में, वो कतन आइसोथर्मल प्रोसेस नहीं होगा। वो कौन सा प्रोसेस होगा, डेट इज एडियाबैटिक। ये किसने बताया, लैप्लेस करेक्शन से। तो डेट से कभी क्वेश्चन आ जाए कि अकॉर्डिंग टू द न्यूटन द साउंड प्रोपेगेट थ्रू एयर बाय, तो प्रॉपर ऑप्शन होगी आइसोथर्मल प्रोसेस। और अगर आ जाए कि द साउंड प्रोपेगेट थ्रू एयर बाय, तो फिर प्रॉपर ऑप्शन कौन सी होगी, एडियाबैटिक प्रोसेस। दिस मीन्स दैट अब बॉयल्स लॉ तो होल्ड नहीं करेगा, PV की पावर गैमा कांस्टेंट के बराबर आएगी। अब गैमा क्या है, इसको अभी डिस्कस कर लेते हैं हमारे पास। अब एडियाबैटिक इलास्टिसिटी किसके बराबर आ जाएगी, वो गैमा P के बराबर आ जाएगी। ये पॉइंट भी MCQs के लिए याद रखिएगा। अब अगर मैं E की जगह पर गैमा P की वैल्यूज लगा दूं तो ये हमारे पास स्पीड ऑफ साउंड का फॉर्मूला आ गया। गैमा अंडर रूट लैदा हो गया, P ओवर रो अंडर रूट लैदा हो गया। इसकी वैल्यूज कैलकुलेट कर रहा है, डेट इज द 280। इसको गैमा की वैल्यूज से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा और इसके साथ स्क्वायर रूट भी लेना होगा। आपको पता है गैमा की वैल्यूज हम जो लेते हैं डायटोमिक गैसेस के लिए वो 1.4 लेते हैं, मोनोटोमिक गैसेस के लिए 1.6 और पोलीटोमिक गैसेस के लिए ऑलमोस्ट 1.3 वैल्यूज ली जाती है। तो ये वैल्यूज अगर रिप्लेस करते हैं तो आंसर एग्जैक्टली क्या निकला, 332 मीटर पर सेकेंड। तो डेट्स से ये कंफर्म्ड हो गया कि साउंड जो प्रोपेगेट करेगी थ्रू एयर में वो किस प्रोसेस के थ्रू कर रही होगी, एडियाबैट प्रोसेस के थ्रू। एक बात और याद रखिएगा, गैमा, आप सबको पता है ये क्या है। एक्चुअली गैमा मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर की रेशियो है किसके साथ, मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम के साथ। इसलिए ये यूनिटलेस होता है, इसके कोई यूनिट्स नहीं होते। ये बात तो हमने 11 चैप्टर में पढ़ी हुई है, सबको बहुत अच्छी तरह से पता है। यहां से एक और बात भी ड्राइव हो रही है। अगर मैं एडियाबैटिक इलास्टिसिटी को ऊपर रखूं और इसे डिवाइड कर दूं आइसोथर्मल इलास्टिसिटी से, तो फिर भी वैल्यूज क्या निकलेगी, गैमा P डिवाइडेड बाय P से P कट गया तो फिर भी क्या निकला, गैमा ही के बराबर निकला। तो ये बात भी आपने MCQs के लिए याद रखनी होगी। जी, हमारे पास अब डिफरेंट फैक्टर्स देख रहे हैं जो स्पीड ऑफ साउंड को अफेक्ट कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहला पॉइंट प्रेशर। फार्मूला पर अगर हम फोकस करते हैं तो सबसे पहले गलती होने के चांसेस यकीनी है। अकॉर्डिंग टू द फार्मूला स्पीड ऑफ साउंड प्रेशर पर डिपेंड करती हुई हमें नजर आ रही है। देखें, आप सबको अच्छी तरह से पता है कि अगर हम प्रेशर को इंक्रीज कर दें तो ऑब्वियसली वहां पर वॉल्यूम डिक्रीज कर जाता है। अगर वॉल्यूम डिक्रीज कर गया, इस रिलेशन के अकॉर्डिंगली डेंसिटी क्या कर जाएगी, बढ़ जाएगी। दिस मीन्स दैट प्रेशर और डेंसिटी का कौन सा रिलेशन होता है, डायरेक्ट। अगर प्रेशर और डेंसिटी का डायरेक्ट रिलेशन है तो फिर प्रेशर और डेंसिटी की जो रेशियो होगी वो कांस्टेंट होगी। दिस मीन्स दैट प्रेशर को चेंज करने से डेंसिटी भी उतने टाइम्स चेंज हो चुकी होगी। तो डेट्स ये फैक्टर तो हो गया कांस्टेंट, और अगर ये फैक्टर कांस्टेंट हो गया तो ये तो ऑलरेडी कांस्टेंट था। तो क्या स्पीड ऑफ साउंड पर कोई फर्क पड़ा, कतई नहीं। तो याद रखने वाला पॉइंट है, स्पीड ऑफ साउंड जो है वो प्रेशर से इंडिपेंडेंट होती है। प्रेशर को आप डबल कर दें, 3 टाइम्स बढ़ा दें, 4 टाइम्स बढ़ा दें, स्पीड ऑफ साउंड पर फर्क नहीं पड़ने वाला। तो यहां पर यह गलती नहीं होनी चाहिए। इसका जो सेकंड फैक्टर हम डिस्कस करना चाह रहे हैं वो डेंसिटी का है। अच्छा, इसी फैक्टर को अगर हम देख रहे हैं ऊपर वाले फॉर्मूला को, V इज गैमा P ओवर डेंसिटी अंडर रूट,
तो हमने कहा कि प्रेशर और डेंसिटी में डायरेक्ट रिलेशन है, तो डेट से स्टूडेंट के फौरी तौर पर देन में यहां पर आता है कि इसका मतलब है डेंसिटी का भी कोई इफेक्ट नहीं होगा, तो ऐसा कतन नहीं है। डिफरेंट गैसेस ऑफ डिफरेंट डेंसिटीज कैन अप्लाई द सेम प्रेशर, तो डेट्स वाई ये ध्यान में रखिएगा कि स्पीड ऑफ साउंड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डेंसिटी अंडर रूट। दिस मीन्स डेट अगर आप डेंसर से रेयर मीडियम की साइड पर मूव करेंगे तो ऑब्वियसली डेंसिटी डिक्रीज कर रही होगी, तो स्पीड ऑफ साउंड क्या करना शुरू कर देगी, इंक्रीज करना शुरू कर देगी। एक पॉइंट यहां से और भी क्लियर हो गया, हमें अच्छी तरह से पता है कि मॉइस्ट एयर की डेंसिटी जो है वो कम होती है एज कंपेयर टू द ड्राई एयर। दिस मीन्स डेट स्पीड ऑफ साउंड जो होगी वो मॉइस्ट एयर में ज्यादा निकलेगी एज कंपेयर टू द ड्राई एयर। देखिए टेम्परेचर लास्ट फैक्टर है जी। अगर हम एब्सोल्यूट टेम्परेचर के साथ स्पीड ऑफ साउंड का रिलेशन लिखना चाहें तो ये हमारे पास अवेलेबिलिटी है। यहां से भी हमें क्लियरली नजर आ रहा है कि स्पीड ऑफ साउंड जो है वो टेम्परेचर के साथ भी डायरेक्ट रिलेशन में होगी स्क्वायर रूट के साथ, लेकिन ये एब्सोल्यूट टेम्परेचर के लिए फॉर्मूला है। वैसे दैट इज डेड श्योर कि टेम्परेचर के बढ़ने से स्पीड ऑफ साउंड क्या कर जाती है, बढ़ जाती है। फॉर सेल्सियस स्केल, फॉर सेंटीग्रेड स्केल हम ये फॉर्मूला यूज करते हैं। इसमें VT क्या है, जिस टेम्परेचर पर आप स्पीड ऑफ साउंड लेना चाह रहे हैं, VO क्या है, जो हमारे पास रेफरेंस टेम्परेचर दिया गया, जनरली हम इसे 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे लिख सकते हैं, और यहां पर 0.61 के फैक्टर से ये मल्टीप्लाई होगा, मल्टीप्लाई बाय द डेड टेम्परेचर। अब यहां पर एक और गलती होती है, अगर मैं यहीं पर ये इक्वेशन लिखकर आपसे ये क्वेश्चन पूछ लूं कि 0.61 के यूनिट्स क्या होंगे, तो फौरन से पहले आंसर होगा कोई यूनिट्स नहीं होंगे सर, ये तो नंबर है, नंबर के तो कोई यूनिट्स नहीं होते। तो ऐसा नहीं है। अकॉर्डिंग टू द डायमेंशन एनालिसिस हमारे पास हम कौन सी क्वांटिटीज को ऐड कर सकते हैं, जो सेम क्वांटिटी होंगी, जिनकी डायमेंशन सेम होंगी, जिनके यूनिट सेम होंगे। ये स्पीड है तो ये भी स्पीड होनी चाहिए। इसका मतलब है 0.61 t का यूनिट क्या होना चाहिए, मीटर पर सेकंड। तो 0.61 का यूनिट क्या निकलेगा, ये मीटर पर सेकंड को डिवाइड करेंगे किससे के साथ, टेम्परेचर के यूनिट्स के साथ, तो डेट से हमारे पास आंसर बन रहा है मीटर पर सेकंड सेंटीग्रेड -1। तो ये आपके पास इसके यूनिट्स बनते हैं जी। नेक्स्ट हमारे पास है जी फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। देखिए फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की ये मैथमेटिकल स्टेटमेंट है, Q इज इक्वल टू द डेल U प्लस W। Q का मतलब क्या है, डेट इज द हीट एडेड टू द सिस्टम। Del U stands for the change in internal energy of the system. W is the work done by the system. एक पॉइंट और याद रखिएगा, फर्स्ट लॉ इज एक्चुअली द स्टेटमेंट ऑफ द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। हम कहना चाह रहे हैं कि वन फॉर्म ऑफ एनर्जी अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट कर सकती है, लेकिन एनर्जी को ना हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं ना क्रिएट कर सकते हैं। अब इक्वेशन हमें इसी बात को लीड करती हुई नजर आ रही है। कुछ कन्वेंशन साइन याद रखिएगा, अगर वर्क डन बाय द सिस्टम हो तो वहां पर W क्या लिया जाएगा, डेट इज पॉजिटिव, और अगर वर्क डन ऑन द सिस्टम है तो वर्क की वैल्यूज क्या ली जाएगी, नेगेटिव। सिमिलरली अगर हीट एंटर द सिस्टम हो रही है तो Q की वैल्यूज है प्लस, और अगर हीट लीव द सिस्टम करेगी तो Q की वैल्यूज है नेगेटिव। ये कन्वेंशन साइन आपने याद रखने हैं, ये कन्वेंशन साइन अप्लाई करेंगे तो उसके बाद हमारे पास एग्जैक्ट MCQs के आंसर्स मिलेंगे हमें। जैसे लेट्स सपोज हम कहते हैं कि हीट रिजेक्टेड इज 500 जूल। हीट रिजेक्टेड, इसका मतलब है हीट रिजेक्ट हुई है तो Q के साथ कौन सा साइन आएगा, नेगेटिव का। वर्क डन बाय द सिस्टम इज 100 जूल, बाय द सिस्टम, और वर्क डन बाय द सिस्टम क्या होता है, प्लस, तो इसके साथ कौन सा साइन आएगा, प्लस का। आपने डेल U कैलकुलेट करना है कि वो क्या होगा। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के हमारे पास बेसिक मैथमेटिक्स में इसकी वैल्यूज अप्लाई करते हैं, तो डेल U किसके बराबर आ जाएगा, Q माइनस W। Q की वैल्यूज क्या थी, -500, दैट इज +100 जूल, और ये प्लस माइनस माइनस हो जाएंगे, तो ये -100 जूल, तो आंसर क्या निकल आया, -600 जूल। फिर माइनस का साइन क्या रिप्रेजेंटेशन दे रहा है कि ये जो चेंज इन इंटरनल एनर्जी है वो डिक्रीजिंग साइड पर होगी, ये डिक्रीज कर रही होगी। इसकी एग्जांपल्स में हम डिस्कस करते हैं ह्यूमन मेटाबॉलिज्म को। देखो हम इसकी इक्वेशन लिखते हैं, डेल U इज इक्वल टू द Q माइनस W। इक्वेशन खुद ही हमें ह्यूमन मेटाबॉलिज्म का कॉन्सेप्ट समझा देगी। डेल U का मतलब है इंटरनल एनर्जी ऑफ द बॉडी, आपके बॉडी का इंटरनल एनर्जी, जिसकी वजह से हम अपने बॉडी के टेम्परेचर्स को मेंटेन रखते हैं। Q का मतलब है एनर्जी ऑब्टेन्ड फ्रॉम द फूड, हम जो भी
फूड लेते हैं, जो भी न्यूट्रिशन लेते हैं, उससे जो हमारे पास एनर्जी ऑब्टेन्ड होती है उसे हम क्यू बोलते हैं। W का मतलब है एनर्जी कंज्यूम ड्यूरिंग द फिजिकल वर्क। दिस मीन्स दैट अगर आप अपने बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन रखना चाह रहे हैं तो ये वाला फैक्टर लार्जर होना चाहिए जो आप एनर्जी ऑब्टेन कर रहे हो फ्रॉम द फूड से, एज कंपेयर टू द जितनी एनर्जी आप कंज्यूम कर रहे हो फिजिकल वर्क में। अगर आपने यहां पर ज्यादा एनर्जी कंज्यूम की तो ऑटोमेटिकली बॉडी टेम्परेचर क्या रहेगा, मेंटेन नहीं रह पाएगा। तो दैट्स व्हाई उसमें हमारे पास एक एग्जांपल है ह्यूमन मेटाबॉलिज्म की, जो कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स की एग्जांपल समझी जाती है। फर्स्ट लॉ के कुछ प्रोसेसेस को डिस्कस करते हैं। जैसे इसका सबसे पहला प्रोसेस है आइसोथर्मल प्रोसेस। आइसोथर्मल प्रोसेस का मतलब है टेम्परेचर कांस्टेंट होगा। अगर टेम्परेचर कांस्टेंट हो गया तो इंटरनल एनर्जी भी कांस्टेंट होगी। दिस मींस दैट द चेंज इन द टेम्परेचर भी जीरो होगा, द चेंज इन द इंटरनल एनर्जी भी जीरो होगी। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स इन टर्म्स ऑफ आइसोथर्म कैसे लिखा जाएगा? जब डेल यू जीरो हो गया तो इसका मतलब है या तो Q इज इक्वल टू द W के बराबर आ जाएगा या माइनस Q इज इक्वल टू द माइनस W हो जाएगा। फर्क क्या है दोनों में? एक्चुअली दिस वन इज द आइसोथर्मल एक्सपेंशन। W के साथ प्लस का साइन है ना, वर्क डन बाय द सिस्टम हुआ होगा। दैट इज आइसोथर्मल कंप्रेशन। W के साथ नेगेटिव का साइन है तो वर्क डन ऑन द सिस्टम हुआ होगा। आइसोथर्मल प्रोसेस के अंदर बॉयल्स लॉ होल्ड करता है। आइसोथर्मल प्रोसेस में प्रेशर और वॉल्यूम में इनवर्स रिलेशन होगा। बॉयल्स लॉ होल्ड करने का मतलब हुआ टेम्परेचर कांस्टेंट हो गया और P और V आपस में इनवर्सली रिलेट हो गए। दिस मीन्स दैट प्रेशर वॉल्यूम का प्रोडक्ट हमेशा कांस्टेंट रहेगा। इसकी आपके पास ये ग्राफ बनेगा और ये ग्राफ को हम आइसोथर्म बोलते हैं जी। सेकंड पॉइंट है हमारे पास एडियाबैटिक प्रोसेस। एडियाबैटिक प्रोसेस वो प्रोसेस होता है जिसमें हम कहते हैं कि ना हीट एंटर करती है ना लीव करती है सिस्टम में। इसका मतलब है Q इसमें यहां पर क्या लिया जाएगा, डेट इज कांस्टेंट। दिस मींस दैट डेल Q की वैल्यूज क्या हो जाएगी, वो जीरो हो जाएगी। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स इन टर्म्स ऑफ एडियाबैट कैसे लिखा जाएगा? देखें डेल Q जीरो हो गया ना, इसका मतलब है अगर डेल U इस साइड पर आएगा तो माइनस का साइन इधर आ जाएगा और अगर W इस साइड पर आया तो माइनस का साइन इस साइड पर आ जाएगा। Q इज इक्वल टू द डेल U प्लस W का फैक्टर ज़हन में रखिएगा ना, मैंने उसी को फर्दर सिंप्लीफाई किया। ये जो हमारे पास है ये एडियाबैटिक एक्सपेंशन की इक्वेशन लिखी हुई है। W के साथ प्लस का साइन रिलेट कर रहा है कि वर्क डन बाय द सिस्टम हुआ होगा। ये इक्वेशन हमारे पास एडियाबैटिक कंप्रेशन की लिखी हुई है, माइनस W हमें लीड कर रहा है ये बात। अब यहां पर एक पॉइंट और क्लियर हो गया, अगर W के साथ प्लस का साइन आया था तो डेल U के साथ कौन सा साइन आया है, नेगेटिव का। दिस मीन्स दैट टेम्परेचर क्या कर गया होगा, फॉल। तो एडियाबैटिक एक्सपेंशन में टेम्परेचर फॉल कर जाता है। एडियाबैटिक कंप्रेशन में W के साथ माइनस का साइन आया था तो डेल U के साथ कौन सा साइन आ गया, प्लस का। इसका मतलब है यहां पर टेम्परेचर क्या कर गया होगा, वो राइज कर गया होगा। एडियाबैटिक प्रोसेस के अंदर हम हीट एंटर लीव करवाते ही नहीं है, तो फिर वर्क डन कहां पर से हो रहा है? तो ये इक्वेशन हमें लीड कर रही है कि वर्क डन ऑन द कॉस्ट ऑफ इंटरनल एनर्जी होता है। इसमें हमारे पास पॉइंट याद रखिएगा, बॉयल्स लॉ तो होल्ड नहीं कर रहा होगा, तो डेट्स वाई इसका एक्सप्रेशन जो निकलता है वो PV की पावर गैमा इज इक्वल टू द कांस्टेंट होगा। इसका मतलब है ये रिलेशन बनेगा और यहां पर हमारे पास P और V का ये डायग्राम बनेगा, इसे एडियाबैट कहा जाता है। आपको वाज़े तौर पर नजर आ रहा है कि एडियाबैट इज मोर स्टीपर एज कंपेयर टू द आइसोथर्म। मतलब अगर हम एक ही जगह पर ये दोनों ग्राफ ड्रॉ करते तो ये ग्राफ हमारे पास एडियाबैट का होता। नेक्स्ट प्रोसेस हमारे पास है जी आइसोकोरिक। आइसोकोरिक कौन सा प्रोसेस होता है? जिसमें वॉल्यूम कांस्टेंट होगा। अगर वॉल्यूम कांस्टेंट हो गया तो ऑब्वियसली वर्क डन क्या हो जाएगा, वो जीरो हो जाएगा। दैट्स फर्स्ट लॉ कैसे लिखा जाएगा, Q इज इक्वल टू द डेल U, और ये हमारे पास एक आइसोकोर का ग्राफ बना हुआ है। ऑब्वियसली ये जो लाइन बनेगी ये किसके पैरेलल होगी, अलोंग द y एक्सिस या प्रेशर एक्सिस। आइसोबैरिक प्रोसेस जिसमें प्रेशर कांस्टेंट होगा तो डेट्स फर्स्ट लॉ एज इट इज होल्ड कर जाता है। Q इज इक्वल टू द डेल U प्लस W। आइसोबैरिक में फर्स्ट लॉ की एक्सप्रेशन निकल आएगा। प्रेशर वॉल्यूम डायग्राम बनाए तो ये आइसोबार कहलाती है और ये हमारे पास हॉरिजॉन्टल एक्सिस या वॉल्यूम एक्सिस के पैरेलल लाइन निकलेगी। अगर हम ये तमाम लाइन एक ही जगह पर ड्रॉ कर दें, देखिए हमने ये आइसोथर्म ड्रॉ किया, ये हमने क्या ड्रॉ किया, एडियाबैटिक ब्लू कलर से। अगर मैं इसी जगह पर ड्रॉ कर दूं आइसोबार, ये आइसोबार आ गई, और इसी पॉइंट पर हम ड्रॉ कर दें एक आइसोकोर, तो ये आइसोकोर आ गई। तो आपको एक बात तो पहले भी बोली, दोबारा बोल देता हूं कि हमारे पास यहां पर नजर आ रहा है कि एडियाबैट का ग्राफ आइसोथर्म से ज्यादा स्टीपर होगा।
एक पॉइंट और याद रखिएगा, आप सबको अच्छी तरह से पता है प्रेशर वॉल्यूम ग्राफ का अगर हम एरिया ले लें तो वो वर्क डन होता है। अगर प्रेशर वॉल्यूम ग्राफ का एरिया वर्क डन के बराबर होता है तो आपको यहां से बहुत क्लियर नजर आ रहा है कि सबसे बड़ा एरिया किसका बनेगा, तो इसी कर्व का बनना चाहिए ना। ये देखें यहां पर ज्यादा बड़ा एरिया हमारे पास आ रहा होगा, इसका मतलब है वर्क डन सबसे ज्यादा किस प्रोसेस में होगा, आइसोबैरिक में। इससे कम किस में होगा, तो नजर आ रहा है ये आइसोथर्म होगा। इससे लेस एडियाबैट में, एडियाबैट का एरिया आइसोथर्म से कम बन रहा है। और सबसे कम किस में होगा, तो वो हमारे पास आइसोकोड में होगा, डेट इज इक्वल टू द 0। जी सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में हम कहते क्या हैं, देखिए अगर इस तरह से हो कि हमारे पास एक कोई भी टेम्परेचर रिजर्वायर है जिसका टेम्परेचर T था और यहां से हीट फ्लो करके हीट इंजन की साइड पर आए, तो ये पॉसिबल ही नहीं है कि हीट इंजन सबको वर्क डन में कन्वर्ट कर दे, आपको यूजफुल वर्क डन मिले। इसमें होता क्या है कि हमारे पास चाहिए क्या, सोर्स और सिंक। सोर्स हाई टेम्परेचर पर होता है और सिंक का टेम्परेचर क्या होगा, वो कम होगा। दिस मीन्स दैट टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से हीट का फ्लो आएगा, हीट सोर्स से फ्लो करके टुवर्ड सिंक मूव करेगी। यहां पर हम हीट इंजन लगाएंगे, हीट इंजन इसमें से कुछ जो हमारे पास हीट होगी उसको यूजफुल वर्क डन में कन्वर्ट करेगा और बाकी हीट को रिजेक्ट कर देगा टुवर्ड्स द सिंक। तो डेट्स ए सिंगल रिजर्वायर से हम कोई हीट इंजन नहीं बना सकते। डेट इज द बेसिक डेफिनेशन ऑफ द सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। अब हम अगला पॉइंट पढ़ते हैं, डेट इज द कार्नो हीट इंजन। कार्नो हीट इंजन क्या है, डेट इज द hypothetical idealized heat engine. This one is the free from all sort of heat losses and the friction. इसका मतलब हुआ कि कार्नो हीट इंजन की जो एफिशिएंसी होगी ये हमेशा ग्रेटर निकलेगी द एफिशिएंसी ऑफ द एक्चुअल हीट इंजन से। कार्नो साइकिल एक्चुअली हमारे पास 4 प्रोसेसेस पर डिपेंड कर रहा होता है। इसका पहला प्रोसेस आइसोथर्म होगा, तीसरा भी आइसोथर्म में। फर्क आपको वादे तौर पर नजर आ रहा है, ये आइसोथर्मल एक्सपेंशन है और ये आइसोथर्मल कंप्रेशन है। सेकंड और फोर्थ प्रोसेस एडियाबैट है। सेकंड प्रोसेस हमारे पास क्या है, एडियाबैटिक एक्सपेंशन, वॉल्यूम बढ़ रहा था ना, और फोर्थ प्रोसेस क्या है, वॉल्यूम कम हो रहा है, तो एडियाबैटिक कंप्रेशन। हमारे पास आइसोथर्मल प्रोसेस में क्या होता है, आइसोथर्मल प्रोसेस में आइसोथर्म है ना, तो टेम्परेचर T1 मेंटेन रखना है। इसका मतलब है हीट एंटर होगी Q1 सिस्टम के अंदर। एडियाबैट के अंदर क्या होता है जी, एडियाबैट के अंदर टेम्परेचर T1 से फॉल होकर कहां पर चला जाता है, T2 पर, जबकि हीट ना एंटर हो सकती है ना लीव कर सकती है सिस्टम में। आइसोथर्म कंप्रेशन में क्या होगा, आइसोथर्म कंप्रेशन के अंदर टेम्परेचर तो T2 ही मेंटेन रहेगा, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, हीट रिजेक्ट करनी पड़ेगी Q2। फिर एडियाबैटिक कंप्रेशन आ गई, तो एडियाबैटिक कंप्रेशन में टेम्परेचर T2 से राइज करके दोबारा T1 हो जाएगा, साइक्लिक हो गया ना, जबकि इसमें हम हीट एंटर और लीव नहीं कर रहे होते। तो ये इसके प्रोसेसेस को याद रखिएगा। इसमें हमारे पास आउटपुट किसके बराबर आ रही है, वादे तौर पर नजर आ रहा है कि हमारे पास ये वर्क आउटपुट होगी और ये किसके बराबर निकलेगी, Q1 माइनस Q2 के। इनपुट क्या है, इनपुट हमें नजर आ रही है कि डेट इज अ Q1। आइसोथर्मल एक्सपेंशन में हमने इनपुट ऐड की थी। एफिशिएंसी किसके बराबर होती है, आउटपुट ओवर इनपुट, तो ये फॉर्मूला एफिशिएंसी का आ गया। हमको ये भी पता होता है Q और T में कौन सा रिलेशन है, हीट और एब्सोल्यूट टेम्परेचर में डायरेक्ट रिलेशन, तो डेट्स इस फॉर्मूला को हम T1 माइनस T2 ओवर T1 भी लिख सकते हैं। अगर हमें परसेंटेज एफिशिएंसी लेनी हो तो हमें इन दोनों जो वैल्यूज निकली इनके साथ किसे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 100 को, तो आप इस तरह से परसेंटेज एफिशिएंसी का फॉर्मूला लिख सकते हैं। अगर मैं T1 को 1/1 डिवाइड कर दूं तो ये परसेंटेज एफिशिएंसी का फॉर्मूला ऐसे भी लिखा जा सकता है। यहां से हमें क्लियरली नजर आ रहा है कि जो कार्नो हीट इंजन है उसकी हमारे पास जो एफिशिएंसी है वो सिर्फ किस पर डिपेंड कर रही है, डिफरेंस ऑफ द टेम्परेचर बिटवीन द सोर्स एंड सिंक। इसका मतलब है अगर आपको एफिशिएंसी बढ़ानी है तो सोर्स और सिंक के दरमियान डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर को क्या करते जाएं, बढ़ाते जाएं, तो उससे एफिशिएंसी क्या करती जाएगी, बढ़ती जाएगी। दिस मीन्स दैट एक और पॉइंट क्लियर हो रहा है कि कार्नो हीट इंजन जो है वो वर्किंग सब्सटेंस पर डिपेंड नहीं कर रहा होता। इसकी एफिशिएंसी जो है वो सिर्फ डिपेंड किस पर कर रही है, डिफरेंस ऑफ द टेम्परेचर पर। दैट्स व्हाई
क्लियर हो गया कि ये वर्किंग सिस्टम्स पर इसकी एफिशिएंसी डिपेंड नहीं कर रही। इसमें एक और पॉइंट याद रखिएगा, अगर हमें यहाँ पर 100% एफिशिएंट लेना है, देखें हम इसे कहते हैं ये मोस्ट एफिशिएंट है, हम इसे ये नहीं कहते ये 100% एफिशिएंट है। अगर 100% एफिशिएंसी लेनी है तो ये T2 को 0 लगाना पड़ेगा, 0 बाय समथिंग 0 हो जाएगा, 1 माइनस 0 1 और फिर 100 से मल्टीप्लाई होकर 100% वैल्यूज निकलेगी। तो क्या 0 केल्विन टेम्परेचर अटेनेबल है? नहीं। तो दैट्स व्हाई दुनिया में कोई भी इंजन 100% एफिशिएंट नहीं होता। कार्नो इंजन जो है वो मोस्ट एफिशिएंट हीट इंजन है। नेक्स्ट पॉइंट, कुछ इसकी थर्मोडायनेमिक्स में कुछ हम यूज करते हैं टर्म्स, उनकी डेफिनेशंस को फोकस करते हैं। एक्चुअली हमारे पास ज़हन में रखिएगा, नम्स में या यूएचएस के जो एमडीकेट के पेपर्स होते हैं उसमें डेफिनेशंस के अकॉर्डिंगली भी क्वेश्चंस आए हुए हैं। सिस्टम क्या है? दैट इज अ रीजन containing the energy or matter that is separated from its surrounding by arbitrarily imposed boundary. Surrounding सेकेंड टर्म है, याद रखिएगा, ये भी आपको अच्छी तरह से पता है। हमारे पास अदर देन सिस्टम जो भी कुछ होगा उसे हम क्या बोलते हैं? सराउंडिंग्स बोलते हैं। बाउंड्री क्या होगी? दैट इज अ क्लोज सरफेस सराउंडिंग अ सिस्टम। ये हम बाउंड्री के लिए लफ्ज बोलते हैं। हम क्लोज सिस्टम का एक वर्ड बोलते हैं। क्लोज सिस्टम क्या होता है? एनर्जी but not matter can be exchanged with the environment. जैसे फॉर एग्जाम्पल एक टाइटली कैप्ड कप ऑफ अ टी को ले लें तो वो हमारे पास क्लोज सिस्टम होगा। उसमें एनर्जी तो एनवायरमेंट को ट्रांसफर हो रही है लेकिन मैटर एनवायरमेंट को ट्रांसफर नहीं हो सकता। ओपन सिस्टम, बोथ एनर्जी एंड मैटर कैन बी एक्सचेंज्ड विद एनवायरमेंट। जैसे आप एक ओपन कप ऑफ टी ले लें तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा? डेट इज अ ओपन सिस्टम। बोथ एनर्जी और मैटर एनवायरमेंट को ट्रांसफर हो सकता है। आइसोलेटेड सिस्टम क्या होता है? निदर एनर्जी नॉर मैस कैन बी एक्सचेंज्ड विद एनवायरमेंट। ना ही एनर्जी ना ही मैस ट्रांसफर होगा। अगर आप चाय को किसी भी थर्मोफ्लास्क के अंदर रख लें तो हमारे पास उस वक्त वो कौन सा सिस्टम बन जाएगा? वो हमारे पास आइसोलेटेड सिस्टम होगा। एक पॉइंट और याद रखिएगा जिसे हम स्टेट बोलते हैं। द कंडीशन ऑफ अ सिस्टम एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम इज नोन एज द स्टेट। अब स्टेट वेरिएबल्स कौन कौन से होते हैं? आप सबको पता है, प्रेशर है, वॉल्यूम है, टेम्परेचर है, इंटरनल एनर्जी है और एंट्रोपी है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या है? व्हेन टू ऑब्जेक्ट्स आर सेपरेटली इन थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम। थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम क्या होता है? थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम का मतलब ये होता है कि अब हीट का फ्लो दोनों बॉडीज के दरमियान क्या कर गया है? वो रुक गया है। दिस मीन्स दैट हम सिंपली कह सकते हो बोथ बॉडीज आर एट द सेम टेम्परेचर। विद थर्ड ऑब्जेक्ट, दो ऑब्जेक्ट्स हैं वो सेपरेटली एक तीसरे ऑब्जेक्ट्स के साथ थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम पर हैं। इसका मतलब क्या हुआ? दे आर इक्विलिब्रियम विद ईच अदर। वो आपस में भी थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम पर ही होंगे। दैट इज द जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ये थे हमारे पास कुछ पॉइंट्स आज के लेक्चर्स में से। होपफुली आपको तमाम पॉइंट्स बहुत अच्छी तरह से क्लियर होंगे। अपना ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह पार्ट सेकंड के इसी तरह से कुछ टॉपिक्स को डिस्कस कर लेंगे। अल्लाह हाफिज।